everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. और अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, दैट इज वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 70% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टोटल वेट का 70% या उससे ज्यादा कंस्टिट्यूट करता है। वाटर की खास बात यह है कि वाटर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वाटर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वहीं पे सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर में स्लाइट आयोनाइजेशन होता है। वाटर में क्या होता है? स्लाइट आयोनाइजेशन होता है। और स्लाइट आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगर वाटर का 10⁹ मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं स्लाइट आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। सो वाटर में 2 प्रॉपर्टी होती है। पहला अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड इज द स्लाइट आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करता है? बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड करता है किस पे? वाटर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस पे और दूसरा स्लाइट आयोनाइजेशन पे। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स सेल में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और अगर सेल की बात करें तो सेल मैक्सिमम इन्हीं बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं। सेल किस बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें फॉर एग्जांपल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज से बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली तो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने होते हैं, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से भी अटैच होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से भी अटैच होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड से अटैच होते हैं तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है और इनका जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किए थे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वीक इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था वीक इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम के बारे में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के बारे में। सो कम टू द टॉपिक आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस की बात करें तो इनको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। इनको किस फॉर्म में पढ़ेंगे? इनको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला क्या है? पहला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म है पीएच एंड थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म है टाइट्रेशन कर्व। थर्ड टर्म क्या है? टाइट्रेशन कर्व। सो आयोनाइजेशन हो वाटर चाहे हो या वीक एसिड का आयोनाइजेशन हो या वीक बेस का आयोनाइजेशन हो, हम इन 3 टर्म्स में ही इसको समझेंगे। पहला टर्म क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा पीएच एंड तीसरा टाइट्रेशन कर्व। सो ऑल्दो मेनी ऑफ द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर can be explained in terms of uncharged water molecules। So water की जो solvent properties है, बहुत सारी solvent properties हमने समझा है किस फॉर्म में? uncharged water molecule के फॉर्म में।
बट वाटर में स्मॉल आयोनाइजेशन भी होता है, स्मॉल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और वाटर जब आयोनाइज होता है तो ये क्या बनाता है, ये H+ एंड OH- बनाता है। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उनकी आयोनाइजेशन को किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इनकी आयोनाइजेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सो स्मॉल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस मस्ट also be taken into account. Like all reversible reaction, ionization of water can be described by an equilibrium constant. वाटर की आयनाइजेशन किस टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। जब वीक एसिड्स, व्हेन वीक एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, दे कंट्रीब्यूट H+ by ionizing. Weak bases consume H+ by becoming protonated. जब वीक एसिड्स, ये तो वाटर की बात हुई, वीक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो वीक एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ रिलीज करता है। लेकिन अगर वीक बेस की बात करें तो वीक बेस जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ क्या करता है, कंज्यूम करता है। H+ क्या करता है, कंज्यूम करता है और ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। These processes are also governed by equilibrium constant. So weak acids and weak bases की जो आयनाइजेशन होती है उनको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में ही एक्सप्लेन करते हैं। So total hydrogen ion concentration from all sources is experimentally measurable and is expressed as pH of the solution. So चाहे वाटर हो, चाहे वीक एसिड्स हो, चाहे वीक बेसेस हो, जो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इनको pH के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये मेजरेबल होता है, इसको मेजर कर सकते हैं और वो मेजरमेंट pH के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। So to predict the state of ionization of solutes in water, we must take into account of relevant equilibrium constant for each ionization reaction. So we therefore turn now to a brief discussion of the ionization of water and weak acids and bases dissolved in water. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर की आयोनाइजेशन। प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो ये स्लाइटली आयोनाइज्ड होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव ए स्लाइट टेंडेंसी टू अंडरगो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन टू yield a हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो वाटर की अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो ये H+ एंड OH- में क्या होता है, आयोनाइज होता है, दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। Although we commonly show the dissociation product of water as H+, free protons do not exist in solution. अभी हमने क्या पढ़ा कि वाटर आयोनाइज होता है और ये H+ एंड OH- देता है, बट जब ये आयोनाइज होता है तो सॉल्यूशन में ये फ्री H+ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सवाल ये है कि ये फिर जाता कहाँ है, जब सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर जाता कहाँ है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू सब अटैच होता है। किससे अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो जैसे ही कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होके H+ देता है तो ये H+ क्या करता है, वाटर के साथ क्या करता है, इमीडिएटली हाइड्रेट हो जाता है। और जब H+ वाटर के साथ हाइड्रेट होता है तो वो क्या बनाता है, H3O+। H3O+ को क्या बोलते हैं, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। सो दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। 3 ब्लू पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल ये आयोनाइज होगा, अगर ये आयोनाइज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, H+ हाइड्रेट हो जाएगा और ये
किससे अटैच होगा, वाटर मॉलिक्यूल से, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स मेक्स द हाइड्रेशन ऑफ डिसोशिएटिंग प्रोटॉन्स वर्चुअली इंस्टेंटेनियस है, और ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज दैट कि ये बीकर है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सपोज दैट कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। क्या है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। जो कैथोड होता है, कैथोड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन एनोड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब वाटर आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H+, और ये H+ क्या करेगा कि मूव करेगा, किधर से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। मतलब ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा। किधर से किधर मूव करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये H+ का ही मूवमेंट होता है कैथोड से एनोड की तरफ, या फिर H+ का मूवमेंट अनदर फॉर्म में होता है। सो आंसर इज, यहाँ पे डायरेक्टली H+ मूव नहीं करता है। H+ डायरेक्टली मूव नहीं करता है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस H+ के फॉर्म में मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये H+ डिफ्यूजन के थ्रू ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। तो ये मूवमेंट किसके थ्रू करता है, ये मूवमेंट करता है प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू। किसके थ्रू मूव करता है, प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू मूव करता है। हॉप मतलब क्या होता है, हॉप मतलब इज बेसिकली जंप। सो ये प्रोटॉन जंप करके मूव करता है। अब ये जंप कैसे करता है, जंप करता है प्रोटॉन हॉपिंग। प्रोटॉन हॉपिंग की अगर बात करें, प्रोटॉन हॉपिंग क्या होता है, सपोज दैट कि ये वाटर है, वाटर पे H+ अटैच हो गया है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन में जो वाटर है, एंड दिस इज प्योर वाटर, अगर ये वाटर है तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच्ड होंगे, एसोसिएटेड होंगे। सो दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, देन दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। तो सिमिलरली जो कैथोड के पास वाटर मॉलिक्यूल है और एनोड के पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपस में एसोसिएटेड होंगे बाय अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जब ये वाटर डिसोशिएट करेगा और H+ बनाएगा तो ये इमीडिएटली हाइड्रेट हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जब ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा तो ये प्रोटॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। मीन्स दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन आयन पास होते जाएगा from one water molecule to another water molecule, एंड जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। सो इस तरह से प्रोटॉन की जंपिंग होती है एंड दिस इज नोन एज प्रोटॉन हॉपिंग। So ionization of water can be measured by its electrical conductivity. Pure water carries electrical current as H+ migrate towards the cathode and OH- towards the anode. Pure water electrical current को क्या करता है, कैरी करता है। Pure water के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और वो पास कैसे करता है, जब H+ माइग्रेट करता है एनोड से कैथोड और OH- माइग्रेट करता है कैथोड से एनोड। So the movement of hydronium ion and hydroxide ion in electric field is anomalously fast compared with that of other ions, sodium ion, potassium ion and chloride ion. इन आयंस के कंपैरिजन में जो हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन का जो मूवमेंट होता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है, वो जंपिंग के थ्रू होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है। सो दिस हाई आयनिक मोबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द
काइंड ऑफ प्रोटॉन हॉपिंग, जो कि यहाँ पे हमने समझा है। नो इंडिविजुअल प्रोटॉन मूव्स वेरी फार थ्रू द बल्क सॉल्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल प्रोटॉन बल्क सॉल्यूशन के थ्रू मूव नहीं करता है, बट ए सीरीज ऑफ प्रोटॉन हॉप्स बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कॉजेज द नेट मूवमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ए रिमार्केबली शॉर्ट टाइम। सो जब प्रोटॉन की मूवमेंट प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू होती है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से हाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ H+ and OH- which also moves rapidly by proton hopping but in opposite direction. Acid base reaction in aqueous solutions are generally exceptionally fast. As noted above, proton hopping very likely also play a role in biological proton transfer reactions. So in conclusion, अगर हम बोले कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है क्या वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है? नहीं। बायोलॉजिकल सिस्टम हो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, प्रोटॉन का मूवमेंट जो होता है प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है। Because reversible ionization is crucial to the role of water in cellular function. Cellular function की अगर हम बात करें तो cellular function में reversible ionization काफी ही important होता है। So we must have a means of expressing the extent of ionization of water in quantitative term. So ionization के extent को हम quantitative term में explain करते हैं। A brief review of some properties of reversible chemical reaction shows how this can be done. ये किस तरह से होता है? So यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A+B कन्वर्ट होता है और वो प्रोडक्ट बनाता है C+D. A+B is a reactant and C+D is a product. तो किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है? A+B एंड प्रोडक्ट क्या है? C+D. जब A B के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? C and D, जो कि प्रोडक्ट है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी सिंपली K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है C, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या है? A एंड B, तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। सो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है ये शुड बी एक्टिविटीज और इफेक्टिव कंसंट्रेशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ईच स्पेसिस। Except in very accurate work, however, equilibrium constant may be approximated by measuring the concentration at equilibrium. For reasons beyond the scope of this discussion, equilibrium constant की बात करें तो वो dimensionless होता है। Nonetheless, we have generally retained the concentration units, that is M, in equilibrium expression used in this book to remind you that molarity is the unit of concentration used in calculating K equilibrium. So यहाँ पे जो concentration होता है वो molarity होता है। The equilibrium constant is a fixed and characteristic for given chemical reaction. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का फिक्स होता है क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इट डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिफाइन करता है कि फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है रिगार्डलेस की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है। Conversely, we can calculate the equilibrium constant for a given reaction at a given temperature if the equilibrium concentration of all its reactants and products are known. आयनाइजेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के आयनाइजेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो वाटर की आयनाइजेशन की बात करें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस सो वाटर की जो आयनाइजेशन होती है वो 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स में से 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल होते हैं जो आयनाइज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में ज्यादा आयनाइजेशन की टेंडेंसी नहीं होती है।
वाटर में स्लाइट टेंडेंसी होती है आयनाइजेशन की, और जब वाटर आयनाइज करता है तो ये क्या बनाता है, H plus and OH minus. So this is the product and this is the reactant. So अगर इस रिएक्शन की, this reaction is also reversible reaction. So इस रिएक्शन की अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. सो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन एंड H2O का कंसंट्रेशन. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर किसी का कंसंट्रेशन लिखते हैं तो अंडर ब्रैकेट लिखते हैं. क्या लिखते हैं, अंडर ब्रैकेट. सपोज दैट H प्लस का कंसंट्रेशन लिखना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड अंडर ब्रैकेट, H प्लस अंडर ब्रैकेट. सो H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस डिवाइडेड बाई वाटर का कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है प्योर वाटर का एट 25 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स होता है, दैट इज 55.5 मोलर. 55.5 मोलर कैसे आया, 55.5 मोलर इज ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एंड ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर कितना है, 1000 ग्राम पर लीटर, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18.015 ग्राम पर मोल. सो जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस वो कितना होगा, ये होगा 55.5 मोलर एंड इट इज ए फिक्स्ड. नाउ अब इस वैल्यू को इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 55.5. नाउ अब इस रिएक्शन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. सो 55.5 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 55.5 मल्टीप्लाइड बाई के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन. H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. एंड आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Kw से रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ Kw इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 55.5 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर 16 मोलर. और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -14 m². सो वाटर का एट 25 डिग्री सेल्सियस आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होगा, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -14 m², and this is the fixed value. Thus product of H plus and OH minus ion in aqueous solution at 25 degree Celsius always equals to 1 into 10 to the power -14 m². जहां पे H plus where the अब यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं. एक कंडीशन क्या लेते हैं, न्यूट्रल पीएच. न्यूट्रल पीएच की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल पीएच उस पीएच को बोलते हैं जहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है OH माइनस का कंसंट्रेशन. तो इस रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन. यहाँ पर न्यूट्रल पीएच के लिए H प्लस एंड OH माइनस सेम है, इक्वल है. तो क्या OH माइनस को हम H प्लस लिख सकते हैं, और जब हम H प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर. सिमिलरली H प्लस को हम OH माइनस भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन, और ये OH माइनस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. सो Kw इज इक्वल टू H प्लस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. तो यहां से हम H प्लस का निकाल सकते हैं. H प्लस अगर लिखेंगे तो अंडर रूट Kw आ जाएगा. अंडर रूट Kw इज 1 इंटू 10 टू द पावर -14 m², एंड इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -7 मोलर. सो न्यूट्रल पीएच पे H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 टू द पावर -7 मोलर. So as the ion product of water is constant whenever H plus is greater than
10 to the power -7 molar, OH minus must be become less than 10 to the power -7 molar. So अगर H plus का concentration 10 to the power -7 से ज्यादा होगा तो OH minus का concentration 10 to the power -7 से कम होगा, क्योंकि H plus और OH minus दोनों मिलके 10 to the power -7 आना चाहिए. So जब H plus का concentration हाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन लो होगा, लेकिन अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो H माइनस का कंसंट्रेशन लो होगा. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें पता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 10 to the power -14. तो अगर हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन पता होगा तो हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता होगा तो हम OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. So the value of 7 for the pH of a precisely neutral solution is not an arbitrarily chosen figure. It is derived from the absolute value of the ion product of water at 25 degree Celsius. ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिराइव किया गया है किस चीज से, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, विच बाय कन्वीनियंट coincidence of a round number solution having pH greater than 7 are alkaline, means वैसा solution जिसका pH 7 से ज्यादा है वो क्या होगा, वो अल्कलाइन होगा, और वैसा pH जिसका 7 से कम है वो क्या होगा, एसिडिक होगा. क्या होगा, एसिडिक होगा. लेकिन जिनका pH 7 है वो क्या होगा, जिनका pH 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. क्या होगा, न्यूट्रल होगा. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ pH. नाउ pH की अगर हम बात करें तो pH क्या अरिथमेटिक है, pH स्केल की अगर हम बात करें तो pH स्केल क्या अरिथमेटिक है, नहीं, pH स्केल अरिथमेटिक नहीं है. pH स्केल लॉगरिथमिक है. क्या है, लॉगरिथमिक है. pH स्केल क्या है, लॉगरिथमिक है. सो pH स्केल इज लॉगरिथमिक नॉट arithmetic. To say that two solutions differ in pH by 1 unit means one solution has 10 times the H plus concentration of others. means अगर दो solution है, दो solution का pH 1 pH यूनिट से डिफर कर रहा है तो एक का क्या होगा, 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर. क्यों, क्योंकि इट डज नॉट टेल अस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, pH ऑफ सम कॉमन एक्वस फ्लूइड दिया हुआ है. कोला ड्रिंक की अगर हम बात करें तो pH 3 है, रेड वाइन की बात करें तो pH 3.7 है, एंड pH ऑफ ब्लड की बात करें तो ये 7.4 होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है कोला ड्रिंक एंड रेड वाइन में, यहाँ पे 10,000 टाइम्स ज्यादा H प्लस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लड. So pH of an aqueous solution can be approximately measured using various indicator dye. aqueous solution का pH बहुत सारे इंडिकेटर डाई के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर, फिनोल्फथैलीन, फिनोल रेड, जो कि विच अंडरगो कलर चेंजेस एज प्रोटॉन डिसोशिएट्स फ्रॉम डाई मॉलिक्यूल. एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच इन द केमिकल लेबोरेटरी आर मेड विथ ए ग्लास इलेक्ट्रोड. लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो पीएच मीटर आता है जिसमें ग्लास इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जो वो क्या होता है H प्लस कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, बट Na प्लस K प्लस एंड अदर कैटायंस के लिए इनसेंसिटिव होता है. तो लेबोरेटरी में बेसिकली पीएच को पीएच मीटर से हम मेजर करते हैं, और पीएच मीटर ग्लास इलेक्ट्रोड के बने होते हैं जो कि H प्लस के लिए सेंसिटिव होता है, लेकिन Na प्लस K प्लस के लिए सेंसिटिव नहीं होता है. pH मीटर की बात करें तो इन pH मीटर द सिग्नल फ्रॉम सच एन इलेक्ट्रोड इज एम्पलीफाइड एंड कंपेयर्ड विद द सिग्नल जनरेटेड बाय ए सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन pH.
Measurement of pH is one of the most important and frequently used procedures in biochemistry. pH affects the structure and activity of biological macromolecules. For example, catalytic activity of enzyme की बात करें तो ये strongly dependent होते हैं pH पे. मतलब कोई भी enzyme, biological system में कोई भी enzyme optimum pH पे work करेगा. pH ज़्यादा होगा तो भी inactive हो जाएगा, pH कम होगा तो भी inactive होगा. So measurement of pH of blood and urine are commonly used in medical diagnosis. The pH of blood plasma of people with severe uncontrolled diabetes, for example, is of 10 often below the normal value, मतलब 7.4 से नीचे होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस. लेकिन जब pH वैल्यू ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं अल्कालोसिस. नाउ pH स्केल की बात करें तो ये क्या करता है, डेजिग्नेट्स H+ एंड OH- कंसंट्रेशन. pH scale designate H+ and OH- concentration. So ionic product of water is Kw is the basis for pH scale. pH scale का basis क्या है, ionic product of water, and it is convenient means of designating the concentration of H+ and OH- ion in any aqueous solution in the range between 1 molar H+ and 1 molar OH- ion. So pH की definition की बात करें तो pH is basically equal to log 1 by H+, means pH is equal to minus log H+. P किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, P इंडिकेट करता है निगेटिव लॉगरिथम. P indicates negative logarithm. So pH is equal to minus log H+. For a precisely neutral solution at 25 degrees Celsius in which the concentration of hydrogen ion is 10 to the power -7 molar, pH can be calculated. अगर H+ का कंसंट्रेशन दिया है तो इस जगह पे H+ के कंसंट्रेशन पर वो वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वो आएगा. सपोज दैट H+ का कंसंट्रेशन है 1 × 10 to the power -7, तो pH क्या होगा, log 1 डिवाइडेड बाई 1 × 10 to the power -7. तो इसको लिख सकते हैं log 1 × 10 to the power 7. ये जब -7 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, log 1 plus log 10 to the power 7. log 1 is 0 and log 10 to the power 7 is 10 log 7 होता है. log 10 is 1, तो 7 into 1 is equal to 1. So pH इसका कितना होगा, 7 होगा. So this is the pH scale. pH scale की अगर हम बात करें तो pH scale में रीडिंग होता है 0 से 14 तक. मतलब pH स्केल में जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 तक होती है. अगर pH 7 है, pH अगर 7 है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power -7. सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power 7. लेकिन सपोज दैट कि pH 3 है, तो pH अगर 3 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 to the power -3. तो अगर 10 to the power -3 है और हमारा Kw 10 to the power कितना होता है, -14 होता है, तो अगर H+ का कंसंट्रेशन 10 to the power -3 है तो OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 to the power -11. मीन्स मतलब कि H+ एंड OH- का कंसंट्रेशन अगर दोनों को जोड़ें तो 10 to the power -14 आना चाहिए. सो H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तो OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो H+ का कंसंट्रेशन कम होगा. एंड दिस इज द pH ऑफ सम एक्वस फ्लूइड्स. न्यूट्रल pH की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्लड, टीयर्स, ये सारे न्यूट्रल pH पे आते हैं. जैसे जैसे OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बेसिक बढ़ेगा, जैसे जैसे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ता है. नाउ आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर टू इलुस्ट्रेट द प्रॉब्लम. यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिया हुआ है. पहला, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH. 0.1 मोलर NaOH है, कितना है, 0.1 मोलर NaOH है. सो यहाँ पर OH- का कंसंट्रेशन कितना है, OH- की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 0.1 मोलर है. तो H+ कैसे निकलेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है Kw is equal to H+ multiplied by OH- का कंसंट्रेशन.
यहाँ पे हमें पता है OH माइनस का कंसंट्रेशन एंड KW पता है 10 टू द पावर -14, तो हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन व्हेन H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ 1 into 10 to the power -4 मोलर। यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है। अगेन यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। अब हम इस रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7.7 इंटू 10 टू द पावर -11 मोलर आ जाएगा। नाउ वीक एसिड्स एंड बेसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करें तो इनका भी कैरेक्टरिस्टिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। इन स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो NaOH एंड KOH आल्सो कंप्लीटली आयोनाइज्ड। Of more interest to biochemist is the behavior of weak acids and weak bases, those not completely ionized when dissolved in water. So weak acid and weak bases क्या है? वीक एसिड वीक बेसेस वैसे बेसेस हैं, वैसे एसिड्स हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा वो वीक है। सो दीज आर कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। वीक एसिड वीक बेसेस पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। और जो लिविंग सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शंस होते हैं उसमें वीक एसिड एंड वीक बेसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं and it plays important role in metabolism and its regulation. The behavior of aqueous solutions of weak acids and bases is best understood if we first define some terms. So acids की अगर बात करें तो acids is proton donor, bases की बात करें तो bases proton acceptor होता है। proton donor and its corresponding proton acceptor वो क्या बनाता है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सपोज दैट यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा? H प्लस एंड CH3COO माइनस है। जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट हुआ तो H प्लस प्रोटोन में एंड एसीटेट आयन में क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया। तो ये जो प्रोटोन डोनर है, ये क्या है? प्रोटोन डोनर, क्योंकि ये प्रोटोन रिलीज कर रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर है, करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर। तो जो प्रोटोन डोनर है एंड इसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर है, ये क्या बनाएगा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नाउ ईच एसिड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स जितने भी एसिड होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होता है टू लूज इट्स प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। Stronger the acid, greater its tendency to lose its proton. The tendency of any acid to lose a proton and form its conjugate base is defined as equilibrium constant for the reversible reaction. उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ एनी एसिड टू लूज ए प्रोटॉन एंड फॉर्म इट्स कंजुगेट बेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, HA कन्वर्ट होगा किस चीज में? H प्लस एंड A माइनस। HA इज प्रोटोन डोनर, HA क्या है? प्रोटोन डोनर एंड इट इज करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर। सो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम क्या हुआ? प्रोटोन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड इट इज इक्वल टू Ka. So K is basically dissociation constant. So equilibrium constant for ionization reaction are usually called ionization or dissociation constant. Dissociation constant क्या है? Dissociation constant is basically equilibrium constant for ionization reaction. आयनाइजेशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं और इसको Ka से रिप्रेजेंट करता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सम एसिड्स आर गिवन इन फिगर 2.16. Stronger the acid such as phosphoric acid, carbonic acid have larger dissociation constant.
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। वहीं पे वीकर एसिड की बात करें तो वीकर एसिड का स्मॉलर डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर वीकर एसिड है तो उसका कम डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ऑल्सो इंक्लूडेड इन फिगर 2.16 आर वैल्यू ऑफ पीके। पीके की अगर बात करें तो इट इज एनालोगस टू पीएच एंड इट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन pK इज इक्वल टू log 1 by pK, मतलब माइनस log Ka। pH क्या होता था? माइनस log H प्लस, pK is minus log pK. So stronger the tendency to dissociate a proton, stronger the acid and lowers its pK. Means एसिडिटी की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा pK उतना कम होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा pK उतना ही कम होगा। नाउ pK ऑफ एनी वीक एसिड कैन बी डिटरमाइंड क्वाइट इजिली। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो एसिड की बात करें तो तीन तरह के यहाँ पे एसिड लिया हुआ है। पहला मोनोप्रोटिक एसिड, दूसरा डाइप्रोटिक एसिड एंड तीसरा ट्राइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड का बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम आयन। एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होता है तो ये क्या बनाएगा? एसीटेट आयन एंड H+, क्योंकि ये मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब कि ये सिंगल प्रोटॉन रिलीज करेगा। अमोनियम आयन की अगर हम बात करें तो अमोनियम आयन को NH4+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये मोनोप्रोटिक एसिड है तो ये H+ रिलीज करेगा और ये अमोनिया बनाएगा, मींस एक प्रोटॉन रिलीज करेगा। डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड की अगर हम बात करें तो कार्बोनिक एसिड, डाई मतलब दो, मतलब ये दो प्रोटॉन रिलीज करेगा। जब कार्बोनिक एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा एंड H+। बाइकार्बोनेट आयन अनदर H+ रिलीज करके ये CO3-2 बनाएगा। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी डाइप्रोटिक एसिड है। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसमें अमाइनो ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है? अमाइनो ग्रुप है भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। जब ये डिसोशिएट करेगा तो पहले इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ रिलीज करेगा और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3+ CH2 COO- है। नाउ अब ये दूसरा प्रोटॉन रिलीज करेगा, इससे ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये NH2 CH2 COO- एंड H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड वैसे एसिड हैं जो 3 प्रोटॉन रिलीज करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। फर्स्ट इसका जो बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। H3PO4 जब H+ रिलीज करता है तो H2PO4- में कन्वर्ट हो जाता है। H2PO4- दूसरा प्रोटॉन रिलीज करेगा तो HPO4-2 में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं monohydrogen phosphate. It is monohydrogen phosphate. It is phosphoric acid, it is dihydrogen phosphate and this is monohydrogen phosphate. और जो monohydrogen phosphate है वो phosphate plus H+ में रिलीज हो जाता है। नाउ कमिंग टू टाइट्रेशन कर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टाइट्रेशन कर्व आपको अमाइनो एसिड्स में भी पढ़ने हैं। अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी या पेप्टाइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी टाइट्रेशन कर्व से रिवील होती है। सो टाइट्रेशन कर्व की अगर हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिवील करता है? ये वीक एसिड्स के pK वैल्यू को रिवील करता है। टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन एसिड इन ए गिवन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड है तो उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में एसिड के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन यूज करते हैं। इसमें करते क्या है? मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज टाइट्रेटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड का कोई मेजर्ड वैल्यू होता है, उसको टाइट्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से, और वो स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि एसिड कंज्यूम करके न्यूट्रल सॉल्यूशन न बना दे। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? इंडिकेटर डाई से या फिर pH मीटर से। And the concentration of acid in the original solution can be calculated from the volume and concentration of NaOH solution.
क्योंकि हम NaOH जो ऐड करते हैं वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐड करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। सो ए प्लॉट ऑफ pH अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ NaOH एडेड इज ए टाइट्रेशन कर्व, और ये क्या करता है, वीक एसिड के pK वैल्यू को रिवील करता है। Consider the titration of 0.1 molar solution of acetic acid. For simplicity इसको HAC से डिनोट करते हैं और इसको किससे टाइट्रेशन करेंगे, 0.1 मोलर NaOH at 25 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे दो चीज यूज किया है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है जिसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर NaOH से, और यहाँ पे 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। जब वाटर डिसोसिएट होगा तो H प्लस एंड OH माइनस बनेगा, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा तो H प्लस एंड AC माइनस बनेगा। वाटर का Kw कितना होगा, 10 टू द पावर -14, क्योंकि ये H प्लस एंड OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। वहीं पे Ka की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये कितना हो जाएगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 5 मोलर। At the beginning of titration before any NaOH is added, मतलब कि टाइट्रेशन के शुरुआत में जब हमने कोई भी NaOH ऐड नहीं किया है तो उस टाइम एसिटिक एसिड जो होगा वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है। सपोज दैट कि ये सॉल्यूशन है एंड इट इज एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और जब इसमें कोई भी NaOH ऐड नहीं किया है, यहाँ पे NaOH कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो जो ये एसिटिक एसिड होगा वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होगा, स्लाइटली आयोनाइज्ड होगा, जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट से। जैसे जैसे इसमें NaOH ऐड करेंगे, जैसे जैसे इसमें NaOH ऐड करेंगे, जब एसिटिक एसिड बिना NaOH के था तो वो क्या था, CH3COOH, और जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस है। ये स्लाइड डिसोसिएशन है। जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे यहाँ पे OH माइनस ऐड होगा, और OH माइनस ऐड होगा तो ये H प्लस जो रिलीज होगा उससे रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। सो एज NaOH इज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड, द एडेड OH माइनस कंबाइंस विद द free H plus in the solution to form water to an extent that satisfied the equilibrium relationship. As free H plus is removed, HAC dissociated further to satisfy its own equilibrium constant. So जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे, जो free H plus है वो यूज करके वाटर बनाएगा, बट ये रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फिर से डिसोसिएट करेगा। क्या करेगा, ये फिर से डिसोसिएट करेगा, फिर से H प्लस रिलीज करेगा, एंड NaOH तो हम कंटिन्यूअसली ऐड कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे H प्लस यूज हो जाएगा OH माइनस के फॉर्म में, और ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। नेट रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड होगा, मोर एंड मोर HAC आयोनाइज होगा, फॉर्मिंग AC माइनस एज NaOH इज एडेड। एक ऐसा पॉइंट आएगा मिड पॉइंट, टाइट्रेशन के मिड पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा at which exactly 0.5 equivalent NaOH has been added and 1/2 of the original acetic acid has undergone dissociated so that the concentration of proton donor now equals that of proton acceptor. So एक ऐसा पॉइंट आएगा टाइट्रेशन पे जब वहां पे 50% ये डिसोसिएट हो जाएगा। सो 50% जब डिसोसिएट हो जाएगा तो प्रोटॉन डोनर का कंसंट्रेशन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। At this midpoint, a very important relationship called the pH of equimolar solution of acetic acid and acetate is exactly equal to pKa of acetic acid, and pKa of acetic acid कितना होता है 4.76 है, and the basis for this relationship which holds for all weak acids will soon become clear. As the titration is continued by adding further increment of NaOH, अब फिर से NaOH ऐड करना शुरू कर दिए तो जो रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता रह जाएगा एसीटेट में, एंड द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अकर्स एट अबाउट pH 7. All the acetic acid has lost its proton to OH minus ion और ये water and acetate बनाएगा. So throughout titration, two equilibrium coexist, each always confirming its equilibrium constant. Figure 2.18 compares the titration curve of
3 weak acids with very different dissociation constant. Acetic acid जो कि monoprotic acid है, dihydrogen phosphate and ammonium ion. Although the titration curve of these acids have the same shape, they are displaced along the pH axis because of 3 kinds of different strength. Acetic acid की बात करें तो इनकी highest Ka है, lowest pK value है of the all the three. Among all the three is the strongest. It is already half dissociated at pH 4.76. डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की बात करें तो दे लूजेस प्रोटॉन readily being half dissociated at pH 6.86. अमोनियम आयन की बात करें तो ये वीकेस्ट एसिड होते हैं of 3 and does not become half dissociated at pH 9.25. So most important point about titration curve of weak acid is that it shows graphically that a weak acid and its anion a conjugate acid base pair that can act as a buffer. क्या काम करता है? बफर की तरह काम करता है. So this is the titration curve of acidic acid. So ये वह पॉइंट है जहां पे NaOH ऐड नहीं किया है. जब NaOH ऐड नहीं करते हैं तो एसिडिक एसिड जो होते हैं वो स्लाइटली डिसोशिएटेड होते हैं. जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे, जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे, एक मिड पॉइंट पे जहां पे 50% NaOH 50% एसिटिक एसिड टाइट्रेटेड हो जाता है और यहाँ पे जो pH होगा वो pK के इक्वल होगा और ये इट इज 4.76 है. फर्दर जब और इस पॉइंट पे concentration of acidic acid is equal to concentration of acetate ion. फर्दर जब इसमें NaOH ऐड करेंगे तो ये जो आधा बचा हुआ है 50% बचा हुआ है उसमें से भी H+ रिलीज होते जाएगा और जब इसमें से H+ रिलीज हो जाएगा तो ये इसका जो OH है वो H+ लेके वाटर बनाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पूरा का पूरा क्या होगा, एसिटेट आयन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा 100% ही डिसोशिएट हो गया है, 100% एसिटिक एसिड डिसोशिएट हो गया है. सो यहाँ पे ये रीजन हमारे पास बना pH 3.76 एंड pH 5.76 है. इस रीजन में क्या है, एसिटिक एसिड का बफरिंग रीजन है. क्या है, एसिटिक एसिड का बफरिंग रीजन है. नाउ दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ 3 वीक एसिड्स. 3 वीक एसिड्स में कौन कौन है? पहला है एसिटिक एसिड, ये रिप्रेजेंट है ब्लू लाइन से, देन फॉस्फोरिक एसिड ब्लैक लाइन से एंड देन अमोनियम आयन ये है रेड लाइन से. तो पहले हम समझते हैं एसिटिक एसिड. एसिडिक एसिड में जैसे जैसे NaOH डालेंगे एक ऐसा मिड पॉइंट आएगा जहां पे एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा. क्या होगा, एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा. मींस यहाँ पे 50% टाइट्रेट हो गया है. तो यहाँ पे pK वैल्यू कितना होगा, 4.76. लेकिन जैसे जैसे और NaOH ऐड करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सारे के सारे एसिटिक एसिड एसिटेट आयन के फॉर्म में होंगे. सो दिस इज फॉर एसिटिक एसिड. नाउ अगर H2PO4- की बात करें, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज इक्वल टू मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है. मीन्स और ये जो pK वैल्यू होगा 6.86 होगा. इनका pK वैल्यू हायर होगा. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड. नाउ जो इसके बाद भी NaOH ऐड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सारे के सारे फॉस्फोरिक एसिड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड देन अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन में भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अमोनियम आयन इज इक्वल टू अमोनिया, यहाँ पे एक प्रोटॉन रहे, यहाँ पे क्या हुआ 50% टाइट्रेट हुआ है. देन फर्दर टाइट्रेट करेंगे तो सारे के सारे अमोनियम आयन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसका जो pK वैल्यू होगा ये 9.25 पे होगा. कितना होगा, 9.25. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ 3 वीक एसिड्स. And this is the summary ionization of water, weak acids and weak bases. प्योर वाटर की बात करें तो दे आयनाइज स्लाइटली 10⁹ मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आयनाइज करता है, फॉर्मिंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. The extent of ionization is described by equilibrium constant from which the ionic product of water is derived. And ionic product of water क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻14 m². pH of an aqueous solution की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है लॉगरिथमिक स्केल को, ये अरिथमेटिक स्केल नहीं होता है. एंड pH is equal to -log H+.
थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन की एसिडिटी जितना ज्यादा होगी उसकी पीएच उतना ही कम होगा। मतलब कि अगर सपोज दैट की पीएच 1 है तो ये ज्यादा एसिडिक है, अगर पीएच 7 है, पीएच 9 है तो वो एसिडिक कम है, बेसिक ज्यादा है। वीक एसिड्स की बात करें तो पार्शियली आयनाइज होता है और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, थस लोअरिंग द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वीक बेसिस की बात करें तो ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है और पीएच को इंक्रीज करता है, मतलब बेसिसिटी बढ़ाता है। सो द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ each particular weak acid and bases and expressed as a dissociation constant K equilibrium H plus A minus HA Ka. pKa expressed on the logarithmic scale the relative strength of weak acid or base. pK is equal to minus log Ka. Hydrogen, stronger the acid, lower its pK. The stronger the base, higher the pK. The pK can be determined experimentally and it is pH at the midpoint of the titration curve for the acid and base. So this is all about ionization of water, weak acids and weak bases. In next lecture we will discuss about buffering against pH changes in biological system. So stay tuned for this lecture, and if you find this video informative, so please do like, share and subscribe the channel.